कहानी शुरू होती है यन सियून से, जो एक बेहद होशियार लड़का जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही फोकस है पढ़ाई। इसी वजह से उसका कोई खास दोस्त नहीं है। दूसरी ओर है उसका क्लासमेट योंग बिन, जो खुद भी पढ़ाई में काफी तेज है, लेकिन उसकी सोशल लाइफ बहुत एक्टिव है, दोस्तों के साथ मस्ती पार्टी और फाइट। मगर पढ़ाई में वो सियून का मुकाबला नहीं कर पाता। और तो और योंग बिन कभी स्कूल का बदमाश भी रह चुका है। कमजोरों को तंग करना उसकी पुरानी आदत है। एक दिन उसकी नजर सियून पर पड़ती है। उसे लगता है कि सियून तो सीधा साधा है, उसका मजाक उड़ाना आसान होगा। लेकिन सियून वो लड़का नहीं है जो किसी के सामने झुक जाए। उल्टा वह योंगबिन की आंखों में आंखें डालकर कहता है, जरा संभल कर। ये बात योंगबिन को चुभ जाती है और वह गुस्से में सियून को मारने ही वाला होता है कि तभी मैदान में एंट्री होती है बेसबॉल टीम की। वे एक लड़के सू हो को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनके कप्तान की गर्लफ्रेंड को सू हो में दिलचस्पी हो गई थी। कप्तान आरोप लगाता है कि सू हो ने उससे फ्लर्ट किया, लेकिन सू हो बिल्कुल टशन में जवाब देता है, वो खुद मेरे पीछे पड़ी है। इतना सुनते ही कप्तान भड़क जाता है, लेकिन सू हो का जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, एक्शन में होता है। वह अकेले ही पूरी टीम की धुलाई कर देता है, जैसे वह कोई फिल्मी हीरो हो। लड़ाई खत्म होने के बाद वह सियून की गिरी हुई चीजें उठाकर उससे माफी मांगता है। इतना टफ और फिर भी इतना शालीन। आगे पता चलता है कि सियून के पापा एक बेहतरीन एथलीट थे और उसकी माँ बहुत बुद्धिमान थी, लेकिन दोनों का तलाक हो चुका है। सियून अब अपने पापा के साथ रहता है और अपनी माँ को गर्व महसूस कराने के लिए जी जान से पढ़ाई करता है। अगले दिन वह स्कूल जल्दी पहुँचता है और देखता है कि सू हो वहीं सो रहा है। उस दिन पीटी क्लास होती है और तभी योंगबिन सियून की यूनिफॉर्म उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, जिसकी वजह से सियून को क्लास की ड्रेस में ही दौड़ना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है उसकी असली परेशानी। योंगबिन और उसके दोस्त सियून की हालत पर हंसते हैं, लेकिन तभी सू हो फिर से सामने आता है और सबको टोकते हुए कहता है, तुम लोग खुद भी कोई एथलीट नहीं हो। उसकी दमदार बॉडी और एटीट्यूड देखकर कोई भी कुछ कह नहीं पाता। अब सियून को यकीन हो जाता है कि उसकी यूनिफॉर्म इन्हीं लड़कों ने गायब की है। वह सीधे जाकर उनसे कहता है, अब बस बहुत हो गया। लेकिन तभी योंगबिन का एक दोस्त उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे डराने की कोशिश करता है। सियून की खास बात यही है, चाहे हालात कितने भी टेढ़े क्यों न हो, वो अपनी नजरें कभी नहीं झुकाता। सौभाग्य से उसी वक्त एक टीचर आ जाते हैं और मामला शांत हो जाता है। कुछ समय बाद सियून अपने कमरे में पढ़ाई में बिजी होता है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही सामने सू हो खड़ा होता है, जो अब एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा है और गलती से सियून के घर पहुंच गया है। लेकिन बिना किसी झिझक के वह अंदर आ जाता है और पानी मांगता है। अगले दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है जिसका नाम बम सेओक है, जो एक बड़े नेता का बेटा है। पहले ही दिन योंगबिन और उसके दोस्त उस पर अपना इंप्रेशन जमाने पहुंच जाते हैं, लेकिन वे लोग सियून की सीट पर बैठे होते हैं। सियून आता है और साफ साफ कहता है, सीट खाली करो। योंगबिन को तो बस मौका चाहिए था सियून को मारने का, लेकिन तभी एक बार फिर सू हो बीच में आ जाता है और कहता है, चुप रहो, मुझे सोने दो। और ये सुनते ही सब चुपचाप अपनी अपनी जगह पर लौट जाते हैं। शाम को योंगबिन अपने दोस्तों के साथ डिस्को में पार्टी कर रहा होता है। अब तक सिर्फ मजाक उड़ाना और धौंस जमाना काफी नहीं था। सियून का हौसला तोड़ने के लिए योंगबिन और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि अब सीधा वार करेंगे उसकी सबसे बड़ी ताकत पर, उसकी पढ़ाई पर। उनका नया प्लान था, अब उनका प्लान था सियून को ड्रग्स देकर उसका एग्जाम बिगाड़ देना, ताकि उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाए। इसके लिए योंगबिन अपने कजिन से ड्रग्स मंगवाता है और इस गंदे काम में बम सेओक को भी शामिल कर लेता है। बम सेओक पर प्रेशर डाला जाता है, उसे धमकाया जाता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो उसके साथ भी वही होगा जो उसकी पिछली स्कूल में होता था। डर के मारे बम सेओक एग्जाम के दौरान चुपके से सियून के शरीर पर फेंटानिल का पैच चिपका देता है। कुछ ही देर में सियून को चक्कर आने लगते हैं, उसकी नजरें धुंधली होने लगती हैं। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, होश में रहने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि खुद को झटका देकर जागे रहने की भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एग्जाम का समय खत्म हो जाता है। जब पेपर खत्म होता है और सियून अपनी आंसर शीट देखता है, उसे सिर्फ एक ही गलती नजर आती है, बस एक, लेकिन वही काफी था। वो अंदर तक हिल जाता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सीधे पहुंचता है योंगबिन के पास। और फिर आता है वो धमाकेदार पल। सियून, जो अब तक शांत और पढ़ाकू माना जाता था, अचानक अपना असली रूप दिखाता है। वह योंगबिन की जबरदस्त धुलाई कर देता है, इतनी बुरी कि उसके दोस्त बस खड़े होकर तमाशा देखते रह जाते हैं। तभी सू हो आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, बस कर यार, बहुत हो गया। लेकिन सियून की आंखों में अब भी गुस्से की आग जल रही होती है। वह कहता है, इससे कुछ नहीं सीखा, और अब वो सू हो से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन सू हो क्लास का सबसे दमदार फाइटर था, वह बड़ी आसानी से सियून को रोक लेता है। तभी एक टीचर आ जाती है और लड़ाई वहीं खत्म करवा देती है। इस भिड़ंत का नतीजा ये होता है कि योंगबिन की नाक टूट जाती है। उसकी माँ स्कूल पहुंचकर मांग करती है कि सियून को निकाल दिया जाए, लेकिन सियून बड़ी ठंडक से जवाब देता है, मैम, आपका बेटा स्कूल में ड्रग्स लाया है, किसे निकालना चाहिए ये आपको तय करना चाहिए। और फिर वह सबूत सामने रख देता है। ये सुनते ही योंगबिन की माँ चुप हो जाती है और वह समझ जाती है कि मामला उल्टा भी पड़ सकता है, इसलिए वह शिकायत नहीं करती। अगले दिन योंगबिन के दोस्त बदला लेने की सोचते हैं और सियून को स्कूल के बाद लड़ाई के लिए चैलेंज देते हैं, लेकिन सियून शांत रहते हुए कहता है, क्यों इंतजार करना, अभी निपटा लो।
लो। सब बाथरूम में जाते हैं, जहाँ सीयून दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन इस बार उसका इरादा लड़ने का नहीं था। ये था उसका माइंड गेम। वह ऐसा डर पैदा करता है कि अगली बार कोई भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत न करे। उसकी ये चाल काम कर जाती है और पूरी क्लास में उसकी एक नई इमेज बन जाती है, एक कमजोर मगर बेहद दिमागदार हीरो की। उधर अस्पताल में योंगबिन अपने कजिन को कॉल करता है। अब वह सीयून को सबक सिखाने के लिए उसे हायर करना चाहता है। दूसरी ओर सीयून और सूहो की दोस्ती गहरी होने लगती है। पहले लड़ाई, फिर बातें, और अब दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे थे। पूरे स्कूल में अफवाह फैल जाती है कि ये दोनों अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं। इसी बीच बम सेओक भी सीयून के करीब आना चाहता है, लेकिन सीयून साफ कह देता है, मुझसे दोस्ती की एक्टिंग मत कर। स्कूल से बाहर निकलते वक्त योंगबिन पहले से कुछ गुंडों के साथ सीयून का इंतजार कर रहा होता है। लोग सीयून को उठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं उसे पीटने के लिए। बम सेओक ये सब देख लेता है और बिना समय गंवाए सूहो को बताने भागता है। सूहो पहले तो मना कर देता है, मुझे किसी पंगे में नहीं पड़ना, लेकिन फिर बम सेओक उसे पैसों की पेशकश करता है और सूहो मान जाता है। दोनों तुरंत सीयून की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच सीयून पर हमला शुरू हो चुका होता है, लेकिन वह इतना समझदार है कि हालात को अपने फेवर में मोड़ने के लिए तुरंत एक स्ट्रेटेजी बना लेता है। उसका प्लान काम करने लगा है और वह एक एक करके सबको चकमा देने लगा है। मगर तभी योंगबिन का कजिन, जो सच में बहुत ताकतवर है, फिर से उठ खड़ा होता है और जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अब योंगबिन पूरी तरह बौखला चुका होता है। उसका अगला निशाना है सीयून के हाथ। वह उसके हाथ तोड़ देना चाहता है ताकि वह कभी दोबारा लिख ना सके, पढ़ ना सके। लेकिन तभी जैसे किसी हीरो की एंट्री होती है, सूहो आ जाता है। वह गुस्से में चिल्लाता है, बस बहुत हो गया। लेकिन योंगबिन का कजिन मानने को तैयार नहीं होता। अब बात बन चुकी थी इज्जत की और फिर शुरू होती है एक क्लासिक भिड़ंत। सूहो वर्सेस योंगबिन का कजिन। दोनों ही दमदार फाइटर्स थे, लेकिन सूहो का लेवल ही कुछ और था। उधर बाकी गुंडे अब भी सीयून को बेरहमी से पीट रहे थे, लेकिन तभी बम सेओक भी वहां पहुंच जाता है और सीयून की मदद करता है। जब योंगबिन का कजिन देखता है कि अब सब उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, तो वह हार मान लेता है और कहता है लड़ाई खत्म, और फिर वहां से चला जाता है योंगबिन को अकेला छोड़कर। सीयून, जो अंदर से बेहद शांत और समझदार है, कहता है अब बहुत हो गया, छोड़ो ये सब और भूल जाओ। लड़ाई खत्म होने के बाद सीयून, सूहो और बम सेओक तीनों अब दोस्त बन चुके थे। सूहो हंसते हुए कहता है, अब जब मेरी वजह से तुम लोग लड़ाई में फंस गए हो तो मेरी नौकरी में भी हाथ बंटाना पड़ेगा। तीनों एक छोटे से स्टोर में काम करते हैं और काम खत्म होने के बाद साथ बैठकर डिनर करते हैं। उसी दौरान बम सेओक शर्मिंदा होकर सीयून से माफी मांगता है और सीयून बिना कोई शिकवा किए उसे माफ कर देता है। फिर आता है एक दिल पिघला देने वाला पल। सूहो अपने हाथों से सीयून को खाना खिलाता है और पहली बार सीयून की जिंदगी में दोस्ती का एहसास पूरी तरह से बस जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। वो गुंडे जिन्होंने सीयून को पीटा था, असल में खुद किसी और उससे भी बड़े और खतरनाक माफिया के शिकार थे। उस असली बॉस ने, जिसे सब साइको कहते थे, जानबूझकर अपने ही एक आदमी का हाथ तोड़वा दिया ताकि उसे बहाना मिल जाए और वह मांग सके 15 लाख का हर्जाना। अब सीयून और उसके दोस्तों के लिए ये सिर्फ लड़ाई नहीं रही, ये बन चुकी थी ब्लैकमेलिंग की जंग। अगली सुबह तीनों दोस्त साथ में थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मिलते हैं, लेकिन सीयून तो बिना पढ़े रह ही नहीं सकता, इसलिए वह जाने लगा है। तभी सूहो कहता है, चल एक शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन बेहतर है। शर्त जीतकर सीयून खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना होता है उस गुंडे की बहन से जिसने उसे पहले मारा था। वो उसे रोकती है और कहती है, चलो कुछ खा लेते हैं। फिर मुस्कुराकर कहती है, मुझे तो रफ लड़के ही पसंद हैं। सीयून थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वक्त अच्छा बीता है। अगले दिन योंगबिन स्कूल आता है अपना सामान लेने, लेकिन जाने से पहले वह सीयून से कहता है, मेरे साथ पार्किंग तक चलो, मुझे एक बात साफ करनी है। सीयून मान जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब एक चाल है। पार्किंग में पहले से ही उस गैंग का बॉस बैठा होता है, वही जिसने पूरा खेल रचा था। वह ठंडे अंदाज में कहता है, तुम लोगों ने योंगबिन को मारा है, अब उसका हर्जाना भरना पड़ेगा 15 लाख। और फिर धमकी देता है, अगर पैसे नहीं मिले तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, कर्ज लेना पड़ेगा, और जब चुका नहीं पाओगे तो जिंदगी भर हमारे लिए काम करना पड़ेगा। यही था उस गैंग का असली तरीका, लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनका इस्तेमाल करना। अगले कुछ दिनों तक गैंग के लोग सीयून और उसके दोस्तों का पीछा करते रहते हैं, जिससे सीयून परेशान हो जाता है। वह अपनी नई दोस्त से बात करता है जो उसे पूरे गैंग के सिस्टम के बारे में बताती है। वो कहती है, उस बॉस से उलझना मतलब अपनी बर्बादी को बुलाना। वह उसे समझाती है, अपनी भलाई के लिए पैसे दे दो और इस पागल इंसान से दूर रहो। उधर बम सेओक, जो अब अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपने पापा की घड़ी चुरा लेता है और उसे बेचकर 15 लाख का इंतजाम कर लेता है। लेकिन सवाल ये था, क्या पैसे देना ही हल है? सीयून की प्लानिंग अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। जब बम सेओक पैसे जुटा लेता है तो सीयून और उसके दोस्त फैसला करते हैं, पैसे देने के बजाय सीधे पुलिस को बुलाकर इस पूरे गैंग का खेल खत्म किया जाए, क्योंकि अगर एक बार पैसे दे दिए तो फिर कभी पीछा नहीं छूटेगा। सीयून बताता है कि उसने सबूतों की लोकेशन ट्रेस कर ली है, सारे सबूत उस गैंग लीडर के घर में मौजूद हैं, बस पुलिस को वहां तक ले जाना होगा। लेकिन इस मिशन की शुरुआत करेगा सूहो। वह सबसे पहले उस क्रिमिनल के घर जाएगा और अपनी वेटिंग ऐप का आइडिया उसे बेचने की कोशिश करेगा ताकि
उसका भरोसा जीत सके। और फिर प्लान तुरंत शुरू हो जाता है। सू हो उसे बताता है कि उसे उसकी पूरी सिस्टम के बारे में पता है और वह एक बड़ा ऑफर लेकर आया है, पूरे स्कूल को एक जुए के अड्डे में बदलने का प्लान। क्रिमिनल इस आइडिया से इतना खुश हो जाता है कि वह सू हो को अपने गैंग में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर उनकी दोस्त सही लोकेशन सी यून को भेज देती है ताकि वह पुलिस लेकर वहां पहुंच सके। लेकिन बम सेओक को ये सब बहुत खतरनाक लग रहा था। डर के मारे वह खुद पैसे लेकर सीधे उन गुंडों के पास चला जाता है ताकि मामला यहीं खत्म हो जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब सू हो उस गैंग के अड्डे पर पहुंचता है तो लीडर उसकी बातों पर शक कर लेता है और बिना कुछ कहे पीछे से उस पर हमला कर देता है। फिर वह सू हो का फोन चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि सी यून पुलिस लेकर आने वाला है। वह तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है, सारे सबूत जला दो और भागने की तैयारी करो। तभी बम सियोक वहां पैसे लेकर पहुंच जाता है, लेकिन अब पैसे भी बेकार हो चुके थे। अब उनकी जान खतरे में थी। जब सी यून पुलिस लेकर वहां पहुंचता है तो पूरी जगह खाली मिलती है। पुलिस को लगता है कि ये सब एक फालतू ड्रामा था और वे नाराज होकर लौटने लगते हैं। लेकिन सी यून हार मानने वालों में से नहीं था। वह अकेले ही उस घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन अब वहाँ कोई सबूत नहीं बचा था। तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त का कॉल आता है। वह घबराई हुई आवाज में बताती है कि सब अब असली बॉस के पास जा रहे हैं और वह लोकेशन भेजती है। साथ ही चेतावनी देती है कि अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंची तो हम सबकी जान जा सकती है। सी यून तुरंत वहाँ के लिए निकल पड़ता है। उसी वक्त योंगबिन का कजिन उस क्रिमिनल बॉस के सामने खड़ा होता है और कहता है, अब बहुत हो गया, ये सब यहीं खत्म करो। लेकिन बॉस बिना वक्त गंवाए उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर देता है। तभी योंगाई बीच में आकर कहती है, रुको। लेकिन बॉस अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वह अपने आदमियों को आदेश देता है, योंगाई को खत्म कर दो। और यही नहीं रुका, वह सबसे छोटे लड़के को कहता है कि कजिन और योंगाई दोनों की हत्या कर दे, क्योंकि वह नाबालिग है और उसे जेल नहीं होगी। फिर वह खुद कजिन की जान लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी कजिन हिम्मत जुटाकर उठता है और उसे चुनौती देता है, एक आखिरी फाइट अगर मैं जीता तो मैं नया बॉस बनूंगा। और फिर शुरू होती है एक ब्रूटल, रॉ और जानलेवा लड़ाई। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि कजिन जीत जाएगा, लेकिन तभी वो क्रिमिनल चाल चलता है। वह अचानक छुरी निकालता है और कजिन पर वार कर देता है, उसे बुरी तरह घायल कर देता है। ये देख योंगाई का सब्र टूट जाता है। वह खुद चाकू उठाकर उस गैंगस्टर को धमकाती है, लेकिन बॉस एक चालाक शिकारी था। वह पल भर में उसका चाकू छीन लेता है और जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है, बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंजती है और तभी सी यून एंट्री करता है। फिल्मी अंदाज में वह कहता है, पुलिस आ गई है, अब भाग लो। फिर वह सू हो और बम सेओक को आजाद करता है और जैसे ही सब जाने लगते हैं तभी सच्चाई सामने आती है। सी यून ने सबको धोखा दिया था। वो असली पुलिस नहीं थी, सिर्फ एक फेक अलार्म था ताकि सब डर जाएं। लेकिन अब हालात और बिगड़ जाते हैं और सब फिर से भिड़ जाते हैं। घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। कजिन अपने घायल साथियों को बचाकर भागने की कोशिश करता है। तभी सच में पुलिस वहां पहुंच जाती है। एक जोरदार वार्निंग शॉट के साथ पूरा माहौल थम जाता है। लेकिन वो पागल बॉस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह एक लड़के को ढाल बनाकर वहां से भाग निकलता है। सी यून समझ जाता है कि अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो वो कभी भी लौटकर बदला ले सकता है, इसलिए वह उसका पीछा करता है। जब वह उसे पकड़ता है तो उससे भिड़ जाता है, लेकिन गैंग लीडर बेहद ताकतवर था। सौभाग्य से उसी वक्त सू हो भी वहां पहुंच जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, अब बस कर दे और खुद को पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन वह मानने वाला नहीं था और फिर शुरू होती है तीनों के बीच एक जबरदस्त भिड़ंत। सू हो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन लीडर की फुर्ती और चालाकी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वो लगभग सू हो को खत्म ही कर देता। लेकिन तभी सी यून फिर से उठता है और दोनों मिलकर उसे जमीन पर गिरा देते हैं। दूसरी ओर कजिन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ताकि उसके बाकी दोस्त बच सकें। सी यून और उसके दोस्त भी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपना बयान देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि पुलिस बिना उनके गार्जियन को बुलाए ही उन्हें जाने देती है। शर्त बस इतनी होती है कि वे इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ये सब बम सियोक के पिता की वजह से होता है, जो एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता हैं। अपनी राजनीतिक छवि बचाने के लिए उन्होंने पूरे मामले को दबा दिया। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। बम सियोक उस क्रिमिनल से मिलने जाता है जहां उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसके पिता ने बदला लेने का हुक्म दिया है। लेकिन जब सेक्रेटरी उसे सिखाता है कि किसी को कैसे मारा जाता है तो बम सियोक ये सब कर ही नहीं पाता। वह घबराकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उधर अस्पताल में सी यून और उसकी दोस्त सू हो से मिलने जाते हैं। सू हो बताता है कि वह अब ठीक है और कल डिस्चार्ज हो जाएगा। तभी वह लड़की मजाक में कहती है कि वह सी यून को डेट कर रही है, इसलिए सू हो को उसे घूरना बंद करना चाहिए। लेकिन सू हो तुरंत साफ कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब सी यून अपने घर पहुंचता है तो वहाँ कोई नहीं होता, इसलिए वह फिर से अस्पताल लौट जाता है और सू हो व बाकी दोस्तों के लिए खाना लेकर। सू हो थोड़ा घबरा जाता है और हंसते हुए कहता है, तू मुझे डरा रहा है भाई, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। सी यून बस हल्की सी मुस्कान दे देता है। लेकिन इस सब के बीच बम सियोक की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। उसे बेरहमी से पीटा जा रहा था, क्योंकि सच्चाई ये थी कि वह कांग्रेसी नेता उसका असली पिता था ही नहीं। उसने तो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल इमेज के लिए उसे गोद लिया था और अब उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहा था। अगले दिन स्कूल में बम सियोक की पॉपुलैरिटी अचानक बढ़ जाती है, क्योंकि अब सबको पता था कि जिन क्रिमिनल्स को पकड़ा गया है
वो उसी की वजह से हुआ है। लेकिन जब उसके दोस्त उसे योंगी के बारे में बताते हैं तो उसे लगने लगता है कि वह धीरे धीरे उसकी जगह ले रही है। जब वह सूहो का इंस्टाग्राम चेक करता है तो उसे जलन होने लगती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि सूहो का बर्थडे आने वाला है और योंगी उसके लिए पार्टी प्लान कर रही है। लेकिन बम सेओक कह देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन बीते हैं उसे लगने लगता है कि योंगी उसके दोस्तों को उससे छीन रही है। जब वे लोग कराओके जाते हैं तो बम सेओक जरूरत से ज्यादा कोशिश करता है सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की, लेकिन नतीजा उल्टा होता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात उसके पुराने क्लासमेट से हो जाती है जो उसे पहले बुली करते थे। डर के मारे वह वहाँ से भाग जाता है। जब वह वापस अपने दोस्तों के पास आता है तो गुस्से में योंगी पर भड़क उठता है। उसे लगता है कि उसने जानबूझकर बदमाशों को उसका पता दिया था। वह उसे मारने तक को तैयार हो जाता है, लेकिन उसके दोस्त योंगी का साथ देते हैं। इससे वह और भी ज्यादा भड़क उठता है। तभी वे गुंडे फिर से वहाँ आ धमकते हैं। इस बार उनका निशाना बम सेओक होता है। वे उसे उठाकर ले जाना चाहते हैं, लेकिन सी यून डटकर उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है दफा हो जाओ, यहाँ से उसे अकेला छोड़ दो। अगले दिन बम सेओक अंदर ही अंदर इतना चिढ़ा हुआ होता है कि उसे बस किसी पर भी अपना गुस्सा निकालना था। लेकिन क्लास के बाकी लड़के उससे डरते नहीं थे क्योंकि असली ताकतवर तो सूहो था। फिर भी वह सबको मारने की धमकी देता रहता है। तभी सूहो उसे शांत करने आता है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। अगले 2 दिन बम सेओक स्कूल ही नहीं आता, जिससे उसके दोस्तों को चिंता होने लगती है। फिर सी यून और बाकी लोग उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। बम सेओक उन्हें देखकर चौंक जाता है और दिल ही दिल में खुश भी होता है कि उसके दोस्त उसे देखने आए हैं। जब उससे पूछा जाता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है तो बम सेओक टूट जाता है और बताता है कि पिछली स्कूल में उसे बहुत बुरी तरह बुली किया गया था और वह कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उसके पिता ने साफ मना किया था कि वह कोई तमाशा न करे। यह सुनकर सूहो उसे कहता है कि वह उन बदमाशों को कॉल करे और वह खुद उनसे माफी दिलवाएगा। जब वे सब कराओके में मिलते हैं तो पहले तो वे माफी मांगने से मना कर देते हैं और उल्टा उसे फिर से धमकाने लगते हैं। लेकिन तभी सूहो सामने आता है और उन्हें मजबूर करता है कि बम सेओक से माफी मांगे। पर बम सेओक को सिर्फ माफी नहीं चाहिए थी, उसे बदला चाहिए था और वह खुद उन्हें मारना चाहता था। लेकिन सी यून और बाकी दोस्त उसे समझाते हैं कि यह सब हद से बाहर जा रहा है। बम सेओक अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। सूहो उसे कमरे से बाहर खींच ले जाता है जहां दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। बम सेओक गुस्से में कहता है कि हम कभी दोस्त थे ही नहीं और फिर सूहो को पैसे ऑफर करता है कि वह उन बदमाशों को पीटे। ये सुनते ही सूहो का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उस पर हमला कर देता है। बीच बचाव के लिए सी यून को आना पड़ता है। इसके बाद बम सेओक वहाँ से अकेले चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी पुरानी स्कूल के गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ होती है और उसे रास्ते में अपने कुछ नए क्लासमेट्स मिल जाते हैं जो उसे चिढ़ाने के बजाय उसके साथ खड़े हो जाते हैं और मिलकर उन बदमाशों को सबक सिखाते हैं। इस जीत के बाद वे उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और साथ पार्टी करने के लिए एक डिस्को ले जाते हैं। वहाँ बम सेओक सबके लिए ड्रिंक्स खरीदता है जिससे सब उसे ज्यादा सम्मान देने लगे हैं। फिर इंस्टाग्राम पर सब एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं और बम सेओक को लगता है कि अब यही उसके असली दोस्त हैं। अगले दिन वह क्लास में नशे में झूमता हुआ आता है। जब सी यून उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वह उसे इग्नोर करता है और अपने नए दोस्तों के साथ चला जाता है। बाद में सी यून और सूहो उसे टोकते हैं, लेकिन बम सेओक कहता है कि उन्होंने कभी उसे दोस्त नहीं माना, इसीलिए अब वह भी उन्हें दोस्त नहीं मानेगा। फिर वह एक और पार्टी में चला जाता है जहां उसकी मुलाकात योंगबिन से होती है, जो अब कहता है कि वे दोस्त बन सके हैं क्योंकि अब उनका एक कॉमन दुश्मन है। उधर सी यून स्कूल से बाहर निकल रहा होता है जब उसका भाई उसे पकड़ता है और अपने साथ काम पर ले जाता है ताकि दोनों साथ में वक्त बिता सकें। सी यून को चिंता होती है कि बम सेओक के नए दोस्त उसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सूहो कहता है कि असल में बम सेओक ही उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह खुद को पॉपुलर महसूस कर सके। अगले दिन बम सेओक अपनी सीट भी बदल लेता है। सी यून उसके नए दोस्तों को धमकाता है कि अगर उन्होंने उसका फायदा उठाया तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन सूहो कहता है कि तू किसी की मदद नहीं कर सकता जो खुद मदद नहीं चाहता। फिर दोपहर में नए बदमाश कैंटीन की लाइन में घुसने की कोशिश करते हैं। सूहो सबको लाइन में लगने को कहता है और सब उसकी बात मान भी लेते हैं सिवाय बम सेओक के। उसे लगता है कि वह सबसे ऊपर है। सूहो के पास कोई और चारा नहीं बचता और वह उसे एक झापड़ मार देता है। यह देखकर बम सेओक बदला लेने की ठान लेता है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह अंदर से अब भी बहुत कमजोर था और उसे पता था कि वह सूहो का सामना नहीं कर सकता। इसलिए बम सेओक और उसके दोस्त एक प्लान बनाते हैं। वे योंगबिन के एक दोस्त को हायर करते हैं जो जल्द ही प्रोफेशनल फाइटर बनने वाला था और उसे पूरे 1 मिलियन वॉन का ऑफर दिया जाता है सिर्फ सूहो को सबक सिखाने के लिए। लेकिन दिक्कत यह थी कि सूहो पहले ही उस फाइटर को हरा चुका था, इसलिए उसे कमजोर करने के लिए बम सेओक और उसके दोस्तों ने सूहो की बाइक के ब्रेक काट दिए ताकि वह हादसे में घायल हो जाए और ठीक से लड़ ना पाए। सूहो को अंदर ही अंदर समझ आ जाता है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन वह सी यून को टेंशन नहीं देना चाहता, इसलिए ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। थोड़े वक्त बाद सूहो का बर्थडे आ जाता है और यही वह दिन था जब बम सेओक और उसके दोस्त उसे पीटने की प्लानिंग कर रहे थे। बम सेओक उसे कॉल करता है, लेकिन सूहो ने उसे पहले ही
ब्लॉक कर रखा था। इसलिए वह योंगी को कॉल करता है और कहता है कि वह सब दोस्तों से फिर से मेलजोल करना चाहता है और सूहो को एक गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे योंगी की मदद चाहिए। योंगी जो चाहती थी कि सब फिर से पहले जैसा हो जाए, इस झांसे में आ जाती है और मान जाती है, लेकिन असल में यह सब एक बहुत बड़ी साजिश थी। फिर एक मैसेज सूहो को भेजा जाता है, लेकिन सबसे पहले वह सीयून के हाथ लग जाता है। वह पूरा मैसेज डिलीट कर देता है और सूहो से कहता है कि वह आराम से खाना खाए, वह थोड़ी देर में कुछ काम निपटा कर आएगा। जब सीयून उस जगह पहुंचता है तो वह पूरे एरिया का एनालिसिस करता है और एक स्ट्रेटजी बनाता है ताकि वक्त आने पर वहां से सुरक्षित निकल सके। फिर वह उन गुंडों के पास जाता है जिन्हें सीयून की जगह सूहो की उम्मीद थी। उसे देखकर बम सेओक थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है और कहता है कि वह वापस चला जाए, लेकिन योंगबिन अब किसी भी हालत में सीयून को छोड़ना नहीं चाहता था। सीयून अचानक दौड़ना शुरू कर देता है और अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी से कई बदमाशों से बच निकलता है, लेकिन आखिर में उनके नंबर ज्यादा होते हैं। फिर भी वह अपने दिमाग और हिम्मत से कई लोगों को हरा देता है। तभी वहाँ वह फाइटर आ जाता है जिसके आते ही सब उसके पीछे छुप जाते हैं। वह सच में बहुत ताकतवर था और सीयून को बड़ी आसानी से जमीन पर गिरा देता है। जब योंगबिन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बम सेओक उसे रोकता है और कहता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका नया दोस्त उल्टा उसे ही कहता है कि अब उसे एक साइड चुननी पड़ेगी और बम सेओक चुपचाप खड़ा रह जाता है और सबके सामने सीयून को पिटा हुआ देखता है। इस भयानक मारपीट के दौरान योंगी पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस आते ही सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। जब सीयून होश में आता है तो वह बुरी तरह घायल होता है और योंगी पुलिस को पूरी सच्चाई बताने लगती है, लेकिन सीयून उसे रोक देता है और कहता है कि वह कुछ न कहे। फिर वह खुद बम सेओक को कॉल करता है और कहता है कि वह उसे पुलिस के हवाले नहीं करेगा, लेकिन अब यह सब यहीं खत्म होना चाहिए। अगले दिन सीयून के पिता उससे उसकी चोटों के बारे में पूछते हैं तो वह झूठ बोल देता है कि वह सीढ़ियों से गिर गया था। उसका पिता बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि वह उसे किसी दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कर देगा। उधर सूहो को चिंता होने लगी है क्योंकि स्कूल का सबसे होशियार लड़का सीयून 2 दिन से स्कूल नहीं आया था। वह सीयून के घर पहुंचता है लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता और उसकी चिंता और बढ़ जाती है। अगले दिन सूहो बम सेओक के दोस्तों से कहता है कि उन्हें उसकी बाइक की मरम्मत का खर्च देना होगा। डर के मारे वे सब मान जाते हैं। फिर सूहो उन सबको पकड़कर जोरदार तरीके से मारता है ताकि वे सच उगल दें। जब उसे सब कुछ पता चलता है तो वह सीधा योंगी के पास जाता है और पूछता है कि सीयून किस अस्पताल में है। योंगी बताती है कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है और साथ ही चेतावनी देती है कि वह कोई बेवकूफी न करे क्योंकि सीयून ने यह सब इसलिए सहा ताकि कोई और लड़ाई न हो। इसके बाद सूहो अपने दोस्त सीयून के घर पहुंचता है जहां सीयून ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सूहो अपने दोस्त से अलविदा कहने आया था क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह रात को उन गुंडों से लड़ेगा। दूसरी तरफ बम सेओक उससे बात करता है और कहता है कि वह उसे वही देगा जो वह हमेशा से चाहता था। बम सेओक तुरंत अपने फाइटर को कॉल करता है और कहता है कि समय आ गया है सूहो को खत्म करने का। उसी वक्त योंगी सीयून को कॉल करती है और बताती है कि सूहो को सब कुछ पता चल चुका है और वह बहुत परेशान है क्योंकि न तो वह काम पर गया और न ही उसका फोन उठा रहा है। यह सुनते ही सीयून अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने दोस्त की तलाश में निकल पड़ता है। उधर सूहो और बम सेओक आमने सामने होते हैं। सूहो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वह नहीं चाहता था कि उसके शब्दों से उसे दुख पहुंचे और साथ ही वह उसे सीयून से माफी मांगने को कहता है, लेकिन बम सेओक का जवाब वही होता है जो कभी उसके साथ बदतमीजी करने वालों ने कहा था कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यानी अब वह खुद वही बन चुका था जिससे उसे कभी सबसे ज्यादा दर्द मिला था। यह सुनते ही सूहो का गुस्सा फूट पड़ता है और वह उसे जोरदार पंच मार देता है। तभी बम सेओक का फाइटर बीच में आता है और कहता है कि अब लड़ाई उससे होगी। दोनों रिंग में उतरते हैं और फाइट शुरू होती है। दोनों ही जबरदस्त फाइटर होते हैं, लेकिन बम सेओक का आदमी लगभग प्रोफेशनल बन चुका था और सूहो पहले से ही घायल था। फिर भी सूहो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और उसे गिरा भी देता है, लेकिन जैसे ही वह फिनिशिंग मूव करने वाला होता है पीछे से एक गुंडा आकर उसे जोर से लात मार देता है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी बम सेओक खुद रिंग में चढ़ जाता है और सूहो के सिर पर बेरहमी से वार करता है। फिर बाकी गुंडे भी आ जाते हैं और मिलकर उसे बुरी तरह पीटते हैं जैसे उसकी जान ही ले लेंगे, लेकिन तभी बम सेओक का सेक्रेटरी आकर सबको रोकता है। लेकिन तब तक सूहो की सांसें थम चुकी होती हैं। यह देखकर बम सेओक का दिल बैठ जाता है और वह वहीं बच्चे की तरह रोने लगता है। वह तुरंत एम्बुलेंस बुलाना चाहता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे जबरदस्ती वहाँ से खींच ले जाता है। फिर वे लोग वापस लौटे हैं क्योंकि अब कोई गवाह नहीं छोड़ सकते थे और वे गुंडों से कहते हैं कि अब तुम ही लोग इसकी जिम्मेदारी लोगे। उसी रात बम सेओक के घर उसका पिता उसे कहता है कि अब वह देश छोड़ने की तैयारी करे और तब तक घर से बाहर न निकले। अगली सुबह सीयून जल्दी स्कूल पहुंचता है पर उसे सब कुछ अजीब लगता है। सूहो नहीं था। उस दिन फाइनल एग्जाम भी थे, लेकिन उसकी फिक्र में सीयून का पूरा पेपर बिगड़ जाता है। फिर उसे असली सच्चाई पता चलती है कि सूहो कोमा में है। बम सेओक के सेक्रेटरी ने ऑफर दिया है कि वह सारे मेडिकल खर्च उठाएंगे, लेकिन इसके बदले उसकी दादी से कुछ पेपर्स पर साइन करवा लिए गए ताकि वे लोग कानून से बच
सकें। अपने दोस्त को उस हालत में देखकर सीयून खुद को बहुत दोषी मानता है और पूरा दिन उसके पास बैठा रहता है। योंगी उसे समझाती है कि अब घर जाओ क्योंकि अभी और एग्जाम बाकी हैं। लेकिन अब सीयून के लिए पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बचा था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, बदला। अगले दिन वह सीधा योंगबिन के स्कूल पहुंचता है और उस पर हमला कर देता है। फिर उसे धमकाकर पूछता है कि वह फाइटर कहाँ है जिसने सूहो को मारा। योंगबिन डर के मारे सब कुछ बता देता है और यहाँ तक कि वह वीडियो भी दिखा देता है जिसमें सूहो की बेरहमी से पिटाई हो रही थी। उसी वक्त योंगी बम स्योक के घर पहुंचती है और उसे कायर कहती है, लेकिन बम स्योक उल्टा उसे ही दोष देने लगता है कि अगर वह उनके बीच नहीं आती तो कुछ भी नहीं होता। इधर सीयून उस जिम में पहुंचता है जहां वह फाइटर ट्रेनिंग करता था। सीयून उस फाइटर पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइटर के रिफ्लेक्स बहुत तेज होते हैं और वह उसका वार आसानी से रोक देता है और कहता है कि तू मेरे लिए बहुत कमजोर है, घर जा। लेकिन सीयून आज कुछ और ही ठान कर आया था। वह अपने भाई से सीखी हुई तकनीक इस्तेमाल करता है। शुरुआत में फाइटर भारी पड़ता है, लेकिन सीयून अपनी बुद्धि से हर बार नया तरीका निकालता है और आखिरकार उसे जमीन पर गिरा देता है। अब फाइटर उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन सीयून को रहम नहीं बदला चाहिए था और वह उसका टखना तोड़ देता है, जिससे उसका करियर भी खत्म हो जाता है। उधर स्कूल में बम सेओक का पिता खुद पहुंचा होता है, ये देखने के लिए कि कहीं किसी ने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन टीचर्स उसके दबाव में थे और सब कुछ छुपा रहे थे। तभी अचानक एग्जाम के बीच सीयून क्लास में घुसता है, हाथ में फायर एक्सटिंग्विशर और आंखों में गुस्सा, और वह एक एक कर सभी गुंडों को पीट देता है। फिर वह बम सेओक के पास जाकर कहता है कि यह सब तेरी वजह से हुआ है। बम सेओक चुपचाप मान लेता है और कहता है कि हाँ, सब मेरी गलती है, मुझे मार दे। लेकिन सीयून उसे नहीं मारता क्योंकि वह जानता था कि गिल्ट से बड़ी सजा कोई नहीं होती। तभी टीचर्स उसे रोकने आते हैं, लेकिन सीयून गुस्से में शीशा तोड़ देता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। अब वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वह सीधा सूहो के पास जाता है और थकर वहीं सो जाता है। सपने में सूहो उससे कहता है कि तू सच में पागल हो गया है। सीयून रोते हुए उससे माफी मांगता है और सूहो मुस्कुराकर कहता है कि यह तेरी गलती नहीं है। कुछ समय बाद बम सेओक को देश से बाहर भेज दिया जाता है क्योंकि उसका पिता भी अब उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। योंगी को भी अपने किए पर पछतावा होता है और वह सबकी जिंदगी से दूर हो जाती है। बम सेओक का पिता कोशिश करता है कि सीयून को ही दोषी ठहराकर उसे सुधार गृह भेज दे, लेकिन सीयून के पास वह वीडियो सबूत के तौर पर होता है जिसमें सब रिकॉर्ड था। मजबूरी में उसे पीछे हटना पड़ता है और सीयून को एक नई स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक नया शहर और एक नई शुरुआत। लेकिन जिस स्कूल में उसका एडमिशन होता है वह एक आम स्कूल नहीं बल्कि अंडरग्राउंड फाइट क्लब जैसा लगता है। पहले ही दिन वहाँ का माहौल खतरनाक होता है, लेकिन सीयून अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। तभी एक स्टूडेंट उससे भिड़ने आ जाता है और सीयून तैयार होकर कहता है, तू चाहता है फाइट तो चल फिर। और यहीं खत्म होती है ये कहानी। याद रखिए, ये तो सिर्फ पहला सीजन था और सीजन 2 का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना और कमेंट करो सीजन 2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप